अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। आज हम अंतर योग और कुंडलिनी योग जो अखंड योग का 10वां हिस्सा है उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं कि जो कुंडलिनी, जैसे मैंने कहा है कि इसका उदाहरण सूर्य भगवान में है। हम अदिति भी कह सकते हैं, इसे ही कुंडलिनी है, इसी अंतरात्मा है, यही सब कुछ है। और आयत्रीय उपनिषद के हिसाब से जब महापुरुष या लोकपालन गार्डियन पैदा हो रहा होता है 22 वीक्स में, वो कुंडलिनी सर के माध्यम से ब्रह्मांडर से अंदर आ जाती है और जिस्म का पूरा संतुलन करके एक अच्छे तरीके से तन को बना देती है, ताकि स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आगे आध्यात्मिक जर्नी के लिए आसान हो जाए। वो दिव्यांग तरीके से बनाती है, ये मेरा मानना है। अब वो आकर सर से निकलती है और मूलाधार में आकर सो जाती है, और ये चीज़ 21 या 22 साल तक ब्रह्मांडर भी रहता है। तो कुंडलिनी 22 वीक्स में गेस्टेशन पे भी आ सकती है। उसके बाद 21-22 साल की उम्र तक कभी भी इसमें कुंडलिनी या महाकुंडलिनी का भी अंतर आ जाता है, जब आ जाती है। ये दो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश, कुंडलिनी और महाकुंडलिनी, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, इसका कैसे अनुभव मैंने किया है और कैसे मैं आज दुनिया को दिव्यांग दे पा रहा हूँ। मैं वो ज्ञान दे पा रहा हूँ जो आज तक किसी भी किताब में नहीं है। एक महाग्रंथ लिखा जाता है जिसमें सिर्फ वही चीज़ें हैं जो मैंने अनुभव की हैं, जिसके आधार पर मैंने दिव्यांग को पाया है और अपने वो परिवर्तन देखे हैं, जिससे पूरी दुनिया की जितनी भी पढ़ाई लिखाई करने की तरीके हैं वो बदल सकते हैं। बट उन्हीं चीज़ों को मैं दिखाने की, बाकी चीज़ों की मेरी कोई कोशिश नहीं है। मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान साइंस के माध्यम से, जिसका फाउंडेशन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी से है, और साथ में डिवाइन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ब्रह्मांड के रूप में उसी चीज़ को समझाने की एक कोशिश है। अब आ जाते हैं कि पहला जो मेरा अनुभव ये है कि असेंट ऑफ कुंडलिनी होनी चाहिए। उसकी जो पहली भाषा है या सफ़र है, या वो बाहरूनी तरीके से होती है। जैसे प्राणामय कोश जिसमें एनर्जी है, बायोप्लाज्मिक एनर्जी है, वो हमारी 2-3 इंचेस ही होती है। मगर हम अच्छे तरीके से प्राणायाम करें, सेहत अच्छी हो, मन में शांति हो, संतुलन हो, तो वो प्राणमय कोशा 22 किलोमीटर तक भी जा सकता है। अगर वो है तो आपकी कुंडलिनी सीधी ही मूलाधार से इसी तरीके से बाहर के रास्ते से सहस्रा चक्र तक आ सकती है। इसमें भी आप डायरेक्टली काफ़ी चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं। मैं उन विषयों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वही करूँगा जो अंतर ध्यान में है। अब वो बाहर का सफ़र था, वो मैं कहूँगा कि हर का होता है, मगर उसमें साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मगर अगर इंटरनल जर्नी में आके पतंजलि के अष्टांग योग के आधार पे आप ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान को समझ लेते हैं, उसके बाद कुंडलिनी जागृत होती है, चक्रों को समझ आ जाती है, फिर उसके बाद नाड़ियों से आप ब्रह्मांड और वैकुंठ तक आ जाते हैं, तो आप संपूर्ण ज्ञानी बन सकते हैं। एक ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, अखंड ऋषि बन सकता है। फिर जाके आपका संपूर्ण कल्याण हो सकता है। सेल्फ रियलाइजेशन कंप्लीट तभी होगी, बाकी अधूरे हैं। अगर जहाँ तक आप पहुँचे हैं तो आप दिव्यांग तक जा पाए। जहाँ मैं पहुँचा हूँ तो मेरी तपस्या उसी तरीके से है। शायद इसलिए ब्रह्मा जी को समझना, विष्णु जी को समझना, शिव जी को समझना, दत्तात्रेय को, सारी देवी देवताओं को समझना मेरे लिए आसान है, कि सबका अनुभव मैंने जिस्म में ही किया है। सब ने मुझे सिखाया है, जाना है, पहचाना है। पूरे वेद को जाना है, उपनिषद को जाना है, और सृष्टि के सारे ज्ञान को, चाहे वो डिवाइन मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, सारे 64 आर्ट को मैंने अपने जिस्म में जाना है। शायद इसमें लिए मुझ में भी संतुलन है, और मैं वो चीज़ें दुनिया के साथ दे रहा हूँ जो शायद आज तक किसी ने नहीं की थी। मगर इसके आधार पे हम आगे बड़े अच्छे तरीके से जा सकते हैं। नई भाषा लिख सकते हैं, नया तरीका लिख सकते हैं, नई किताबें लिख सकते हैं, जिससे
जानने से पूरा ज्ञान सबके लिए एक बराबर हो जाए। आज तक का ज्ञान संपूर्ण नहीं है, अखंडता नहीं है, मगर जो मैं बता रहा हूँ उसमें अखंडता है। यही अगली भाषा होनी चाहिए, अगला ज्ञान होना चाहिए, पूरी दुनिया में होना चाहिए, ताकि किसी को भी मिसकंसेप्शन, मिसरिस्पेक्ट न हो। अब इन सब चीज़ों के आधार पे मैं कहूँगा कि जो मेरा मिशन है, विजन है, ऑब्जेक्टिव है, वो इम्पेकेबल विजडम है, अखंडता है, जिसको जानकर सारी चीज़ें जानी जा सकती हैं, अतः संपूर्ण तरीके किसी किस्म की कोई गलती ना हो। इम्पेकेबल विजडम वही होना चाहिए, किसी किस्म की गलती नहीं है। कोई भी सवाल पूछे आपके वही जवाब आना चाहिए, उसमें हर चीज़ संपूर्ण अखंड होनी चाहिए। वही मेरा मिशन है, वही मेरा धर्म है। मेरी जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरी कहिए, अनमोल आविष्कार है, वो दिव्यांग का है। वो डिवाइन डिज़ाइन है 22/21 टू द पावर ऑफ 10.34419, जिसका बराबर 1.618034 है, जिसके आधार पे मोस्ट अप्रॉक्सीमेट डेसिमल वैल्यू ऑफ गोल्डन रेशो कहिए या दिव्यांग रेशो कहिए, वही है। उसके आधार पे ही मैं दुनिया को दिखा रहा हूँ, यही कोर है। हम कोर को जानेंगे तो बाकी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। बिना कोर के जाने कोई भी चीज़ समझ ही नहीं आ सकती है। इसलिए मैं हर चीज़ को डिटेल में लंबे तरीके से दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मेरा परिवर्तन हुआ है, आप सबका भी वही हो, पूरी दुनिया का कल्याण हो, और दुनिया की जितनी भी लड़ाई झगड़े विचारधाराएं अलग हैं, सब खत्म हो जाएं। मैं दुनिया में शांति देखना चाहता हूँ, प्रेम देखना चाहता हूँ, सबको वासुदेव कुटुंब का हिस्सा देखना चाहता हूँ। दुनिया का हर इंसान मेरा परिवार है, क्योंकि हम एक ही जाति को जानते हैं, वो है ह्यूमन रेस। हमें परफेक्ट ह्यूमन बनना है, लोक पालन बनना है। इसलिए हमारी उत्पत्ति इसलिए है कि हमें दुनिया को देख सकते हैं। ये विचारधारा किसी और जानवर या चीज़ में नहीं है। अब आगे चलते हैं। जिस पूरी ये अनुभव जो मेरा है, पहले 40 साल तक मैं साफ शब्दों में कहता हूँ कि मेरा ध्यान कुंडलिनी चक्र नाड़ी के बिल्कुल था ही नहीं। कोई ज्ञान नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। मगर मैंने 40 साल में डिवाइन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, परफेक्ट एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, सबको अच्छे तरीके से जाना था। 40 साल में मैंने जो ज्ञान को पाया था वो मेरे जिस्म के अंदर था, क्योंकि पूरा ज्ञान मेरे जिस्म के अंदर ही है। और हर किस्म की आर्ट को मैंने देखा है, हर चीज़ को देखा है। मेरे लिए कोई भी ज्ञान अलग नहीं लगता था। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं एक सब्जेक्ट में माहिर हूँ। मैं ये जानता हूँ सारे 64 आर्ट की संपूर्णता को जानने का सौभाग्य मुझे 40 साल में ही मिल गया था। मगर इत्तेफाक की बात है कि उसके बाद 1 जनवरी 1991 में मेरा सौभाग्य है कि महर्षि वेदात्री ने मेरा इनिशिएशन सिंप्लीफाइड कुंडलिनी में योग दिया था, जिसके आधार पर उन्होंने अपना अंगूठा मेरे माथे पे रखा था। थोड़ी देर के बाद ऊपर के पेट में मूवमेंट शुरू हो गई थी, कुंडलिनी जागृत हो गई थी, चक्रों का मूवमेंट शुरू हो गया था। वो लेफ्ट साइड मूव करते हुए कूर्मा नाड़ी से आके अजनय चक्र पे जहाँ पे उन्होंने हाथ रखा था वहाँ पहुँच गया। मेरा ये अनुभव जिस्म के अंदर इतना खूबसूरत था, इतना अच्छा था कि मैंने कहा ये तो कुंडलिनी चक्र तो अंदर है। अगर ये शक्ति यहाँ से ला के ऊपर ले जा सकते हैं तो मेरा सौभाग्य है। मगर उसके बाद 10 दिन तक सर में हैवीनेस रही, दर्द रही, मगर कोई भी दवाई उसको ठीक नहीं कर पाई। 10 दिन के बाद मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा था कि मैंने अग्नि की है, इनिशिएशन की है, तुम शांति कर दो। उन महाशय ने अपना हाथ सर के ऊपर रख के पीछे से 3 बार नीचे लाया और मेरा सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे बड़ा अजीब लगा। ये महाशय माथे पे रखते हैं, मुझे अनुभव होता है, सर का दर्द हो जाता है, और पीछे वाले ला के नीचे छोड़ते हैं और मैं ठीक हो जाता हूँ। अगर यही जीवन का सत्य है तो मुझे ये सीखना चाहिए, ताकि मैं सारे पेशेंट को हर दवाई का इलाज एनर्जी के साथ ही कर सकता हूँ। अगर यही सत्य है तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने उनसे कहा था आपको और कुछ सिखाना है। तो उन्होंने कहा तुरीयातीतम सिखाओ। तुरीयातीतम जो है कि सर के 1 फुट के ऊपर आप वहाँ पे ध्यान लगाइए, और मैं लगा पाया। मगर इत्तेफाक से मुझे सिद्धि पावर्स आना शुरू हो गई, अकल्ट पावर्स। जो भी कहता था वो हो जाता था।
मगर उस चीज़ ने मुझे रोक दिया। बेटा, यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। सिद्धियों का लेना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसका सदुपयोग करना बहुत मुश्किल है। और लोग दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं और अपने ही कर्म में फंस जाते हैं। वो पैसा बनाना शुरू कर देते हैं, अपना भी नुकसान है, दूसरों का भी नुकसान है। उसको ठीक करने के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे, इस चीज़ का ज्ञान तो मुझे था। और बचपन से यह जानता कि सिद्धियाँ गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। तो जब मैंने सिद्धि का अनुभव किया तो मुझे कहा ये प्रतिक्रिया गलत है, ये मुझे पतन की तरफ ले जाएगी, उद्धार की तरफ नहीं ले जाएगी। उसके बाद मैंने मेडिटेशन जो उन्होंने सिखाई थी बंद कर दी। आज भी मैं सबसे कहता हूँ, कुंडलिनी के बारे में किसी को भी जागरूक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फोर्स्ड एक्सीडेंटल जितनी भी कुंडली है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का कारण बन सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे आप में सिंपैथेटिक ओवर सिस्टम को एक्टिवेट करके आप में वो चीज़ें लाएंगे जो आपको नहीं होना चाहिए। शायद दुनिया में जितनी भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है सब सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी से ही है। मेरे पैरासिम्पैथेटिक से आप रेस्ट, डाइजेस्ट, कंजर्व एनर्जी कर सकते हैं। वो सेक्रेट पैरासिम्पैथेटिक और क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक बराबर हो। और सिंपैथेटिक तभी आनी चाहिए जब आपको किसी समस्या का समाधान करना है। मैं यही ज्ञान आपको पहले भी दे चुका हूँ, आज फिर देख रहा हूँ और सबको यही कहना चाहता हूँ, किसी को भी कुंडलिनी को हाथ मत लगाने दीजिए, इसको एक्टिवेट मत कीजिए। दुविधा का कारण होगा, क्योंकि कुदरत के खिलाफ करना खराब है। मेरी तरह अगर आप में सब में ज्ञान विज्ञान है, सारे सेंटर आप चक्रास अंदर के जानते हैं, महसूस करते हैं, कर सकते हैं, फिर ये खुद ब खुद हो जाते हैं। क्योंकि आपकी कुंडलिनी वहीं जाती है जहाँ पे आपके विचार जाते हैं। अगर आपके विचार गलत हैं तो आप रावण की तरह, सॉरी मुझे माफ़ कीजिए, मैं रावण जी को भी महान गुरु मानता हूँ। उनके 10 हेड थे। हाँ, उन्होंने जो गलती की है उसके कारण उन्होंने अपना क्यों बता दिया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बिना कारण दुनिया का कल्याण नहीं, पतन कर रहे हैं। टेररिज्म है, वायलेंस है, झूठ है और दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। वो हर इंसान में शैतान की तरह है, मगर वो मानने के लिए कि हम कर रहे हैं वो नहीं करते हैं। मैं यही दिखाना चाहता हूँ, जो भी करते हैं हम अपनी विचारधाराओं के करते हैं। वो विचारधारा आत्मा के साथ है। अगर आपके नेगेटिव थॉट्स हैं तो आप नेगेटिव काम करेंगे। अगर सत्यवादी हैं तो आगे बढ़ेंगे, अगर अहिंसावादी हैं तो आगे बढ़ेंगे, वैरागी हैं, त्यागी हैं और विवेक के साथ हैं तो आपका उद्धार। यही जो चीज़ें हैं वो जानने के लिए ही मैंने पतंजलि को भी समझाया था, चक्रों को भी समझा रहा हूँ और कुंडलिनी को भी समझा रहा हूँ। अगर आप सत्यवादी हैं, सच्चित आनंद का अनुभव कर पाएंगे। मेरे जीवन का यही लक्ष्य है कि मैं हर इंसान को सत्यवादी देखना चाहता हूँ, संपूर्ण देखना चाहता हूँ और सारी दुनिया का कल्याण करवाना चाहता हूँ। वो तो आप खुद कर सकते हैं जब आप संपूर्ण हैं। अगर आपकी इच्छा बराबर है, नीतियाँ अच्छी होंगी, नतीजे अच्छे होंगे। पहले अपने आप को उन सब चीज़ों से दूर रखो जो पतन का कारण होता है, जिसमें पैसा भी है और गलत ज्ञान भी है और गलत परिभाषा भी है। वो करेंगे तो आप बचे रहेंगे, मगर साथ में 64 आर्ट को जानने की कोशिश कीजिए, फिर आपका कल्याण खुद ब खुद हो जाएगा। अब आते हैं कि अब इसकी जो परिभाषा है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन मैंने की थी, पीएचडी की रिसर्च में किया था, तो 91 में मेरी हुई थी। 2 साल मैंने सारी किताबें पढ़ने के बाद जो अनुभव दिखाया था कि सारी किताबों में जो भी लिखा गया है वो गलत है। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे वो मैथमेटिक्स है वो मैन मेड है, फिज़िक्स भी मैन मेड है, ये भी केमिस्ट्री मैन मेड है, और जो भी ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल ज्ञान है वो भी अधूरा है, इंसानों ने खुद बनाया है, इसके कारण ही उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। मगर जो मेरा ज्ञान था मेरे अनुभव के आधार था, मैं उसको साइंटिफिकली देखना चाहता था। और कहा जाता था कि कुंडलिनी चक्रों का जिस्म से कोई कनेक्शन नहीं है, 7 चक्कर बाहर के हैं, मगर मैं तो अंदर महसूस कर रहा हूँ। मैं वो चीज़ महसूस कर रहा हूँ जो तो जिसका कोई किसी तुलना नहीं हो सकती थी, और मैंने कभी पहले वैसे देखा ही नहीं था। अब उसके आधार पर जब मैंने पीएचडी के लिए कहा था 93 में,
तो जो पहला ईजी मैंने लिखा, जो लेफ्ट साइड आप नीचे देख सकते हैं कि आंखें बंद करके अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी है मगर उसकी पावर कम है, मगर 10.5 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, अल्फ़ा है, आंखें बंद करके। जब आंखें खोलता हूँ तो वो बीटा एक्टिविटी बन जाती है और एम्पलीट्यूड और कम हो जाता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, पावर कम हो जाती है 93 के। मगर अब 91 में मैंने कर दिया था, 92 में मैंने योगासना 4 महीने का प्रोग्राम किया था। उसके बाद मैंने जो 95 में जो ईजी लिखा तो जो राइट साइड में है, वो आंखें खोलने के बाद भी अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी वापस आ गई थी, जो आप देख सकते हैं। पहले 10.5 था, अब वो 10.5 से कम होके वापस आ रही है, मगर इतनी नहीं है जितनी आज मैं कर पाता हूँ, और वक्त के साथ और भी बढ़ती गई है, क्योंकि उसे ही मेडिटेशन कुंडलिनी कहते हैं। अब जहाँ पे आगे क्या हुआ मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। जो मेरा पहला अनुभव तो एक्टिवेशन के साथ था, सेकंड टर्निंग था, मैंने जो आरा का अनुभव 4 महीने के कोर्स में किया था, उसने मुझे और भी अच्छे तरीके से गणित विद्या को समझाने की कोशिश की है। सनातन धर्म यंत्र मंत्र तंत्र पे आधार है। यंत्र का मतलब सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। शायद पुराने ने देवी देवताओं को मानव रूप में या जानवरों के रूप में या पानी पक्षियों के रूप में देखा है। जिस चीज़ का ये उपयोग शायद लोगों को पसंद नहीं है, मैंने उस चीज़ को एक इनएनिमेट मैथमेटिकल डिज़ाइन में बदला है। आप इसे देख रहे हैं, ये परिवर्तन कंप्लीटली है, वही यंत्र शास्त्र है। जो मंत्र है, जो मंत्र हम बोलते हैं जो कुदरत के हैं, जैसे ओम है, वही सूर्य भगवान का मंत्र है, वही सृष्टि का मंत्र है, और बाकी चीज़ें जिसने अनुभव अपने जिस्म में कर लिया, उसने कर लिया है, वो मंत्र को समझ लेगा। और तंत्र जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये वो कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये तन की विद्या है। परफेक्ट एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और साइकोलॉजी को ही हम तंत्र विद्या कहते हैं। मैं वो तन के साथ जुड़ा हुआ है। यंत्र सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मंत्र हम जो भाषा बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, उसे मंत्र है। और तंत्र जो है वो जिस्म की एनाटमी है। मगर इसमें मैंने चौथा हिस्सा डालना शुरू कर दिया है, वो गणित विद्या है। जब तक कि हम परफेक्ट डिवाइन डिज़ाइन दिव्यांग के आधार पे हम देखेंगे, उससे यंत्र बनाएंगे, उससे मंत्र बनाएंगे, उससे तंत्र को जानेंगे, तो हमें संपूर्णता आ जाएगी। ये जो चौथा है उसका अनुभव शायद जिसमें पहली बार मैंने इस प्रतिक्रिया से सीखा था, जब 4 महीने के कोर्स के बाद योगासना, प्राणायाम, त्राटकम और मेडिटेशन सीखी थी, जो अंतिम दिन के एक दिन पहले हमें सिखाया गया था। मैं अब उसका वर्णन करना चाहूँगा। कुंडलिनी जागृत कर मैंने दिखा दिया है। अब देखिए, उन महाशय ने, जिनका नाम महेश है, उन्होंने कहा था कि आप योगासन करके पद्मासन में बैठ जाइए, जैसे पिक्चर में देखिए, आप समझिए कि मैं हूँ। और उन्होंने कहा कि आप सबसे नीचे मूलाधार चक्र में एक रोशनी को देखिए, तो वो रोशनी का मध्य आप नीचे सफ़ेद देख सकते हैं। जहाँ पर फर्स्ट स्टेप था, इमेजिन कीजिए पेल्विस में आप रोशनी देख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा अब उस रोशनी को ऊपर उठा के स्वादिष्ठान चक्रा पे ले आइए। तो मैंने उसको फिर रोशनी को ऊपर लेके आ गया, तो मेरे लिए बड़ा आसान था, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा इसे अभी नाभि चक्रा में ले आइए, जहाँ पे नेवल है, नेवल पे लाना भी मेरे लिए आसान था। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसे अनहता चक्रा जो हार्ट में जो चेस्ट के लेवल पे ले आइए, ये है। तो वहाँ पे भी मेरे लिए आसान था, मुझे कोई दुविधा नहीं थी। मुझे लगा कि ये सब आसानी से ऊपर चल रहा है, इसे असेंशन ऑफ कुंडलिनी कह सकते हैं। उन्होंने कुंडलिनी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने एक रोशनी की बात की थी। रोशनी को इमेजिन कीजिए। फिर रोशनी को इमेजिन करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर आप अब गले पे ले आइए। जब मैंने गले पे लाया तो मुझे सडनली एक जर्क आ गया, और मुझे लगा कि जर्क आने के बाद मैं एक सफ़ेद रोशनी के अंदर आ गया हूँ। जो अंदर का ज़ीरो शून्य था, रोशनी थी, वो एक्सपैंड करके मेरे जिस्म में नजर आने लगी, और मैं कहीं ना कहीं अपने जिस्म में के आगे पीछे रोशनी ही देख रहा था, जैसे मैं ही रोशनी बन गया हूँ। मेरे अंदर की रोशनी, बाहर की रोशनी,
सब संपूर्ण हो गई है। शायद इसे ही एनलाइटनमेंट कहते हैं, इसे ही विज्ञान कहते हैं, प्रज्ञान कहते हैं, अखंडता कहते हैं। बड़ा अच्छा अनुभव था। मैं वो पिक्चर आपको दिखाता हूँ। आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 5 चक्रों का जो वर्णन है वाइट आ रहा है। इसके आधार पे ही मैंने शून्य को समझा था कि जो शुरुआत है वो शून्य से शुरू हुई थी। जो अंदर का डॉट शून्य है कुदरत के बनने से पहले, ये कुदरत के बनने की बात है। इसके आधार पर मैं यही कह सकता हूँ कि जो अनुभव मेरा पहला है, जैसे सृष्टि के बनने से पहले सब कुछ शून्य में था, ज़ीरो में था। मगर उसके बाद मैंने ये कहा कि वो नियॉन 21 थे, वो बनने के बाद नियॉन 22 में आ गया, फिर रोशनी हो गई थी, फिर वही चीज़ों से आगे पूरा एक्सपेंशन हुआ है जो ऋग्वेद में कहा गया है, निषिद्ध उपनिषद 10वें में कहा गया है। वही मैंने अनुभव किया था कि जो शुरू गणित विधि के शुरू है वो ज़ीरो से शुरू होती है, अंदर है तो फिर बाहर आती है, तो वो डॉट है, सर्कल स्फीयर बन जाता है। सारी गणित की शुद्ध ज़ीरो से ही शुरू हो रही है। मैं यही दिखाने की कोशिश, बाकी सारे नंबर इसके बाद ही आए हैं। ये आर्यभट्टा जब ब्रह्मगुप्ता ने नहीं दिखाया था और वेस्ट ने 6 तक 7 तक ज़ीरो का ज्ञान ही नहीं था, मगर भारतीयों को, ब्राह्मणों को ये ज्ञान शुरू से ही था। मैं इसके भी विषय पे शॉर्ट भी बना चुका हूँ और दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम गणित विद्या का नया चैप्टर और यंत्र मंत्र तंत्र को एक नए तरीके से दुनिया का संपूर्ण ज्ञान देंगे जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। अब यह शून्य से शुरू होके ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 1 आता है, उसके बाद 10 बन जाते हैं, फिर ऐसे ही शुरू हो जाता है। ज़ीरो को आगे लगाने से उसकी वैल्यू शून्य होती है, मगर जब बाद में लगता है 1 10 बन जाता है, फिर 100 बन जाता है, फिर 1000 बन जाता है, फिर 10,000 बनता है, वो चलता ही जाता है। यही जीवन का गणित विद्या होनी चाहिए, इसे ही डिवाइन मैथमेटिक्स कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। जब मैंने इस विषय के बारे में योग टीचर महेश जी से कहा था कि मैंने ये अनुभव किया है, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ इसे जाके किसी और को मत सुनाइएगा, कि लोग समझ नहीं पाएंगे और आपको कहेंगे कि आप पागल हो गए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो 4 मेरी इनिशिएशन भी एक ऐसे आदमी ने करवाई थी, इसने ये योग में मुझे कहा था, मैंने उनसे कहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, आप योगासन सिखाइए ताकि मेरा उद्धार हो जाए। और उस बैकग्राउंड से वो पहले ही जानते थे कि जिन्होंने मुझे 4 महीने के प्रोग्राम के लिए वहाँ भेजा था, उन्होंने ही उसको कह दिया कि मैं पागल हो चुका हूँ। तो उन्होंने कहा जी कहीं पागल हो गए, तुम तो और भी आगे ले जा रहे हो, तुम्हारे अनुभव तो बिल्कुल ख़राब हैं। मैं अपने आप पे विश्वास नहीं, ये मेरा अनुभव है, ये गलत कैसे हो सकता है? मुझ में कोई प्रॉब्लम, मैं डॉक्टर हूँ, सब कुछ जानता हूँ। फिर मैंने उसको दुनिया को समझाता हूँ कि जो स्किन और आइज़ और नर्वस सिस्टम का जो एक्टोडर्म से ही उदाहरण हुआ है और उससे ही आप रोशनी देख सकते हैं। और मैं पहले भी देखता था, आज भी देखता हूँ, कल भी देखता हूँ। मुझे कभी ये आरा को देखना या महसूस करना कोई बड़ी बात लगी नहीं, मुझे लगता है ये तो कुदरत है। मगर जब दूसरे नहीं करते पता मुझे अजीब लगता था, यार मेरे लिए तो आसान है और आपको नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते मैं समझ नहीं पाया हूँ। मगर आज समझ सकता हूँ इस दृष्टि में, क्योंकि ना तो वो जो सत्यवादी नहीं है, अहिंसावादी नहीं है, जिससे पूरी दुनिया की फिक्र नहीं है, उसको ये अनुभव नहीं हो सकते हैं। अगर हुए हैं तो वो फोर्स्ड हैं, उसके कारण उसको दुविधा का कारण बन जाता है, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ की प्रॉब्लम हो, बीमारियां हो, इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो, मेंटल ब्लॉक्स हों या स्पिरिचुअल ब्लॉक्स हों या तू मैं हो, रिलीजियस लड़ाइयाँ हैं, सारी वहीं से शुरू होती हैं कि अधूरे हैं, क्योंकि आप तो सच्चित आनंद बने ही नहीं हैं, आप तो लोकपालन बने ही नहीं हैं, आप कस्टोडियन गार्डियन नहीं हैं। अगर आपको कस्टोडियन बनना है तो पहले सत्यवादी बनना पड़ेगा, फिर अहिंसावादी बनना पड़ेगा, पक्का वेजिटेरियन बनना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए। वही पतंजलि योग सूत्र समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही मैं चक्रों के माध्यम से समझाने की, जो दूसरे लोग 7 की कहते हैं, मैं कहता हूँ ये 10.344 हैं। ये मेरा अनुभव है। अब उसको साइंस के माध्यम, एनाटॉमी से, नर्वस सिस्टम से, एंडोक्राइन सिस्टम से, ऑटोनॉमी सिस्टम से, गैंग्लिया से समझाने की कोशिश कर, यही सत्य है, यही दुनिया को जानना है, पहचानना है, आगे बढ़ना है। आप उसके आधार पे हम आगे चलते हैं।
अब थर्ड टर्निंग पॉइंट का एक्सपीरियंस आ गया है, अब उसे देखने की कोशिश करते हैं। अष्टांग योग को मैंने समझ लिया था, उसका अनुभव कर चुका हूँ, योग को भी समझ चुका हूँ। पतंजलि योग सूत्र को समझना मेरे लिए आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वही दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो उन सब का ज्ञान पतंजलि योग सूत्र तक ही है। वो विचारधारा, ज्ञान, ध्यान, प्रज्ञान संहिता मैं समझा चुका हूँ, वो मुझे पता था। मगर आगे जाने का ज्ञान जो है उसका वर्णन पतंजलि योग सूत्र में नहीं है। ये ज्ञान जो चक्रों का है, सतचक्र निरूपणा में है। और इसका अनुभव मैंने 1993 में किया था। कहाँ पे? महर्षि सुखबोधानंद के प्रोग्राम में, दिसंबर 1993। आप वहाँ पे योगासना, प्राणायाम, मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने भी हमें इतनी एक्टिवेट करने के बाद मेडिटेशन करने के लिए कहा था कि आप आंखों की तरफ देखिए, फिर ध्यान लगाने की कोशिश करें कि आपका क्या अनुभव होता है। जब मैंने आंखों की तरफ ध्यान लगा के दृष्टि में देखना शुरू किया था तो चक्रों का अनुभव, वो ईड़ा पिंगला नाड़ी, वो चलते 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 सारे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना और चक्रों की मूवमेंट अंदर और बाहर जाके फिर आरा के माध्यम से मैं उनके भी त्रिनेत्र की देख सकता था। जब जितनी एनर्जी हो गई थी तो 4 दिन के प्रोग्राम के बाद जब हमने पिक्चर ली थी तो आप मेरी पिक्चर में देखें कि आरा को आप देख सकते हैं। जो माथे के लेवल पे भी एक लाइन देख सकते हैं और सर के ऊपर रोशनी देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा अनुभव था। वही मैं चीज़ दिखा रहा हूँ कि जो अनुभव है अगर इतना पावरफुल है तो वो कैनन ए की पिक्चर में भी आ गया था। ये भी जीवन का सत्य है। अगर ये है तो आप समझिए आप कुदरत के साथ, शायद ये पहला मेरा प्रूफ था कि पिक्चर में भी आप आरा देख सकते हैं, वो ये था। अब आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं कि कुंडलिनी के माध्यम से 3 ब्लॉक लिखे हुए हैं। एक है ब्रह्म ग्रंथि, दूसरी विष्णु ग्रंथि, तीसरी रुद्र ग्रंथि। जो ब्रह्म ग्रंथि है वो मूलाधार चक्र से ब्रह्म नाड़ी के अंदर शक्ति को जाने का जो रास्ता है वहाँ पे ब्लॉक है। और फिजिकली देखा जाए जो स्पाइनल कार्ड का अंत हिस्सा है, स्पाइरस सेगमेंट के बाद वो फाइबर बन के जब स्प्रेड होता है वो ब्लॉक बन जाता है। और जब तक तपस्या के आधार पे उस ब्लॉक को आप कंप्लीट करके कुंडलिनी अंदर ब्रह्म नाड़ी में नहीं जाएगी तो आप अंतर ध्यान नहीं कर पाएंगे। वो इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक कि विष्णु ग्रंथि है वो दिल के साथ जुड़ी हुई है, मंत्रों के साथ जुड़ी हुई है। जो ब्रह्म ग्रंथि है वो तंत्र के साथ जुड़ी हुई है। जो रुद्र ग्रंथि है वो ज्ञान के साथ जुड़ी हुई है, वो करती है। मुझे सारे मैं अनुभव कर चुका हूँ, मगर मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रह्म ग्रंथि के बारे में ही वर्णन करें क्योंकि वो ही अंतर योग के लिए काम आती है। विष्णु आप ग्रंथि जो दिल के साथ है आपको एक संपूर्ण अच्छा इंसान बना देगी। हर लेवल को आप समझ सकते हैं। और रुद्र आपको पूरी मुक्ति दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आप देख लीजिए इस पिक्चर में, वही पिक्चर है, बीच में मैंने सिंपैथेटिक सिस्टम को बताया हुआ है। बोथ साइड्स में पैरावर्टिबल ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी है और नीचे मूलाधार चक्र है। उसके बीच में और स्पाइनल कार्ड के बीच में जो फिलामेंट्स हैं नर्व सिस्टम के सेगमेंट के बाद वही ब्रह्म ग्रंथि है। और जो जितने भी चक्र्स हैं आउटसाइड हैं, अगर आप बाहर के देखेंगे तो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी करेंगे। और मैं कहता हूँ कि सेक्रल पैरासिम्पैथिक एनर्जी बनाइए, फिर उसको अंदर ले जाने की कोशिश कीजिए। वाहिनी नाड़ी से आपकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, मगर आपको वो अंदरूनी ज्ञान नहीं होगा। अगर ब्रह्म नाड़ी के अंदर जाकर वैकुंठ में आ जाएंगे तो आप ब्रह्मा को भी पहचान पाएंगे, विष्णु जी को पहचान पाएंगे और शिव जी को भी पहचान जाके और अपने आप में आप संपूर्ण हो सकते हैं। और मैं यही दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ब्रह्मा जी भी हम में हैं, विष्णु जी भी हम में हैं, शिव भी हम में हैं, सारी देवी देवता हम में ही हैं। जब हम वो इसका अनुभव कर लेंगे तो हम अपने आप में संपूर्ण भगवान की तरह सारे अनुभव कर सकते हैं। ये मैंने किया है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके आधार पर शायद मैं दिव्यांग को पा पाया हूँ। ये सब चीज़ें क्योंकि
वो संपूर्णता मेरे लिए सारी दुनिया के कल्याण के लिए है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण को ही सब दुनिया को ज्ञान देना है। शायद वक्त आ गया है कि वो वेद उपनिषद की परिभाषा हम दोबारा उसी तरीके से लिखें जैसे वेद जी ने लिखी हैं, जय रचना वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। उस तरह की भाषा, आज की भाषा के हिसाब से हम उसे और भी नए अच्छे तरीके से गणित विद्या के आधार पे संपूर्ण तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। अब जो चौथा टर्निंग पॉइंट है कि मैंने ब्रह्म ग्रंथि को एलिमिनेट किया था। एनर्जी इतनी बढ़ गई थी कि उसकी गर्मी के अंदर वो एनर्जी अंदर चली गई। इसका मतलब ये कि जो स्टिमुलस था इतना पावरफुल था, उसने थ्रेशोल्ड करके सारे नर्वस सिस्टम से अंदर तक चला गया है। यही चीज़ मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन में, एक्शन पोटेंशियल में आपकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए, वो संपूर्ण है तो आपको अनुभव हो जाएगा। शायद इसलिए मैंने अनुभव किया है, शायद सब समझाना मेरे लिए आसान है कि सब्जेक्ट में जो गलतियां हैं, क्या गलतियां हैं और संपूर्ण क्या है, मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि सब मैंने अनुभव जिस्म के अंदर ही किया हुआ है और सुपर कॉन्शियसली है। मैं सबको पता है कि क्या हो रहा है। मुझे किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं थी। अब आगे चलते हैं। अब उसके आधार पे जब नीचे देखते हैं, ब्रह्म मूलधार चक्र नीचे है, उसके बीच में मैंने ब्रह्म ग्रंथि का एक लड़ा, उसमें इतनी गर्मी बना दी थी कि गर्मी ने स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस की तरह वो कुंडलिनी अंदर जाके ब्रह्म नाड़ी के आकर सीधी दिमाग में वेंट्रिकल्स में चली गई थी। उसके बाद ही मैंने अनुभव किया है। मगर मुझे खुशी की बात है कि जिसमें मैं बचपन में ही 5-6 साल की उम्र में ही मैंने महाकुंडलिनी का भी अनुभव कर लिया था। कुंडलिनी का 22 हफ्ते माँ के गर्भ में किया था और 5 साल में मैंने गायत्री का अनुभव भी किया था। शायद इसलिए दोनों जानने के लिए मेरे लिए आसान हो गया। यही चीज़ मैं जहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब 91 के बाद इस जिस्म के अंदर जो अनुभव किए हैं वो बताने की कोशिश। पहला जो अनुभव था उसका अनुभव मुझे नहीं था, मगर उसने ज्ञान मुझे दिया था। अदिति ने भी दिया था और गायत्री ने दिया था कि तुम ज्ञान की तरफ प्रिपेयर करो। 40 साल तक वही तपस्या थी मेरी, समझने और समझाने की। अब अनुभव आ गया कि अब दुनिया के लिए काम करना है, तो ये अनुभव मेरे लिए ज़रूरी था। मैं इसलिए सबका आभारी हूँ कि उन्होंने ये अनुभव किया। मगर ये अनुभव जहाँ तक कि मैं जानता हूँ दूसरे किसी इंसान को नहीं हुआ है। तो ये नहीं है कि उन महर्षि वेतात्री ने सबको किया, किसी को नहीं किया, उसने अपने आप को भी नहीं किया। मगर मैं तैयार था, मेरे लिए वो कैटलिस्ट बन गए थे, क्योंकि समय आ गया था कि अब मुझे आगे जाना है। तो कुंडलिनी होना वो इत्तेफाक था कि उसका वक्त आ गया है, क्योंकि मुझे जिस काम के लिए बनाया गया है अब उसको आगे ले जाने का है। ये अनुभव अंतर ध्यान का है, जो चक्र योग और अंतर योग पूरे अखंड योग को वो दिखाता जो आज तक किसी ने भी पहले नहीं किया है। पतंजलि 3 साल पुराने हैं, अष्टांग योग है, संपूर्ण है। तंत्र विद्या बाद में आई है, वो शिवजी भगवान जी ने पार्वती जी को अमरनाथ केव में सुनाई थी। अब उसका भी अनुभव मुझे हो गया है। अब उसका अंदर का अनुभव भी हो गया है, जिसे मैं अंतर योग कह के 10वें करके दुनिया को दिखा रहा हूँ। इसने मेरा परिवर्तन किया है। मुझे दिव्यंगता आने के लिए इन्हीं चीज़ों के कारण मैं कर पाया हूँ। मैं यही दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे अनुभव पे है। तो इसमें मेरा जो योगिक परंपरा है कंप्लीट हो गई। ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, अखंड ऋषि बनने के योग्य बन चुका हूँ। अब मैं दुनिया को वही ज्ञान दे सकता हूँ जो दुनिया के लिए आज के लिए आवश्यक है। ये परिवर्तन था। अब आगे चलते हैं कि पीएचडी वर्क जो मैंने 2001 में किया था, ये उसकी फाइल है। उसमें 2 चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। इसमें एक दिखा रहा हूँ कि जो क्लोज्ड आइज से हैं, मेरी और सब्जेक्ट की एक ही जैसी थी, मगर आंखें खोलने के बाद आप नीचे देखेंगे कि अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी कम है, बीटा ज़्यादा है, पावर कम है। उसकी पावर को देखिए, उसकी पावर को मेरी पावर के साथ कंपेयर कीजिए। आप देखिए कि मुझ में आंखें खोलने के बाद समाधि स्टेट में जब मेरे कंसंट्रेशन दिमाग के ऊपर है, आप कितनी पावर देखते हैं और साथ में टोटल पावर भी कितनी ज़्यादा है। इसका मतलब अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी 9.5 के पास थी
और पावर ज़्यादा थी। ये एक परिवर्तन है जो शुरुआत मेरी अंतर्योग की या कुंडलिनी योग की है। वही सब्जेक्ट फिजियोलॉजी कुंडलिनी पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस जो मैंने पहली बार दुनिया को दिया था। शायद आज भी इस विषय पे किसी ने रिसर्च नहीं की है, और तब भी ईईजी पावर स्पेक्ट्रम 95 नहीं था, मगर आज अवेलेबल है। अब इसी चीज़ को मैंने बाद में पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस करके दुनिया को दिखाया है कि मैं आंखें खोल के 8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट ब्रेन पैदा कर पाता हूं और कुदरत के साथ जुड़ा हूं। वो भी अनुभव मैं दिखाने वाला हूं। अब आते हैं कि जब सफ़र है, चलने का तरीका है, उसके दो रास्ते हैं, बाहरूनी बहरंग और अंतरंग। बाहरूनी में क्या है कि अब थियोसॉफिकल सोसाइटी देख लीजिए, वो कहते हैं जिस्म के आगे जो है वो अन्नमय कोश है, अंदर है। उसके बाद जो रोशनी है वो प्राणमय कोश है, उसके बाद मनोमय कोश है, उसके बाद विज्ञानमय कोश है, उसके बाद आनंद कोश है। इसका वर्णन थियोसॉफिकल सोसाइटी में एनी बसंत लेड बीटरवाल ने बड़ी खूबसूरती से किया था। मैं ये भी अनुभव कर चुका हूँ। शायद जो मैंने 95 से पहले किया है यही अनुभव था। मैं मानता हूँ कि जब एक्सटर्नल होगा तो ये बाहरी नज़र आएंगी। अब जब दूसरे कहते हैं कि जो 7 चक्रस हैं वो इन सब के साथ ही जुड़े हुए हैं, वो बहरोनी सफ़र है, वो मूलाधार से सहस्त्र तक डायरेक्टली बाहर से चलेगा, उसका वो संपूर्ण नहीं है क्योंकि बाहर का है। आपसे उससे बाहर को जान सकते हैं, अंदर नहीं जान सकते हैं। जब तक अंदर नहीं जानेंगे आप में संपूर्णता नहीं आएगी। तो ये ज्ञान यही है। अब जब तैत्तिरीय उपनिषद की अब आपको ऋग्वेद से लेकर अब तैत्तिरीय उपनिषद में जाता है, उसमें ये दिखाया गया है कि जो ये कोश हैं वो बाहर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ होना चाहिए। वो उनका कहना है कि जो सबसे पहला कोश है वो अन्नमय कोश है, मगर उसके अंदर प्राणमय कोश है, उसके अंदर मनोमय कोश है, उसके अंदर विज्ञानमय कोश है, उसके अंदर आनंदमय कोश है, उसके अंदर गुह्यम है, उसके अंदर ही आत्मा है। अब जब गुह्यम की बात आती है तो काफ़ी लोगों ने इसका भी अनुवाद बराबर नहीं किया है। वो कहते हैं कि ये दिल के साथ जुड़ा हुआ है। मैं मानता हूँ दिल इम्पॉर्टेंट है, मगर वहाँ पे आत्मा सोई अंतर्ज्ञान पूरा नहीं दे सकती है, आपको मंत्र विद्या का ज्ञान दे सकती है, मगर संपूर्ण अखंडता के ज्ञान आप वैकुंठ में जाना पड़ेगा, वो भी गुह्यम है। और ब्रह्म नाड़ी भी गुह्यम ही है। तो इसका मतलब कि आप जब तक गुह्यम पे जाएंगे, चाहे वो वाहिनी नाड़ी हो या ये हो, जब वेंट्रिकल को ही मैं वैकुंठ मानता हूँ, अगर वहाँ तक सफ़र जाएगा तो आप तैत्तिरीय उपनिषद को समझ पाएंगे कि ये सारे इंटरनलाइजेशन है, अंदर ही हैं। बाहर को अंदर करना पड़ेगा ताकि फिर ही आप अपने आप में संपूर्ण बन के कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं। आपको और कुदरत को एक बनना है। जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा एक हो जाएंगे, फिर जाके आप त्रित पराविद्या को समझ पाएंगे, नहीं तो आप द्वैत और अद्वैत के चक्रों में ही पड़े रहेंगे। आप जहाँ पे आ जाते हैं अखंड ऋषि बनना है तो आपको त्रित पराविद्या पे आना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि जो बाहर का हिस्सा अन्नमय कोश है, उसके अंदर प्राणमय कोश है, उसके अंदर मनोमय कोश है, उसके अंदर विज्ञानमय कोश है, उसके अंदर आनंदमय कोश है, उसके अंदर गुह्यम है, उसके अंदर अंतरात्मा है। और साथ में ही इसका एवोल्यूशन 22 लेवल में जब बाहर में आप परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, ओमनी पोर्टेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी कैंसर, सुपर कॉन्शियसनेस, गायत्री हो या आदि पराशक्ति हो और अदिति, ये सब जीवात्मा, अंतरात्मा, अदिति, गायत्री सब मिल जाते हैं तो आप अखंड ऋषि बन, क्योंकि उसमें आपको हर विषय का संपूर्ण ज्ञान आ जाता है, आप अनुभव कर लेते हैं। आप जानते हैं कि सब पूरा जो ऋग्वेद है वो जिस्म के अंदर आप देख सकते हैं, तंत्र के अंदर देख सकते हैं, चाहे वो एटम्स हो, चाहे एलिमेंट्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे कंपाउंड्स हो, सेल्स हो, सारी दुनिया की सृष्टि मानव के अंदर ही है। जब तक कि आप मानव अपने तरीके से उसका पूरा अनुभव नहीं करेगा तो वो कुदरत को समझ भी नहीं पाएगा। तो उस तरीके से देखा जाए तो अखंड योग को समझना चलना बहुत ज़रूरी है। और ये अष्टांग के 8 परफेक्ट हैं, चक्रस परफेक्ट हैं, जो दिखा रहा हूँ, और अंतर योग आपको अखंड योगी बना देगा और उसके आधार पे आप अखंड ऋषि बन सकते हैं। आपकी सोच संपूर्णता के साथ आ जाएगी, चाहे वही दिव्य अंक है, वही अखंडता है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं।
अब जहाँ पे जाके हम अब नाड़ियों की बात करते हैं, क्योंकि तंत्र की बात हो चुकी है। अब ये जो कुंडलिनी की मूवमेंट है वो नाड़ियों के तरीके से होती है। चक्कर तो मैंने बता चुका हूँ कि वो एक वर्ल है, एक एनर्जी लेवल है, मगर उसकी जो एनर्जी है वो नाड़ियों के माध्यम से ही नीचे से ऊपर तक जाती है, अंदर के अजानी है, और आपको वैकुंठ का अनुभव भी करना है। तो आप इन नाड़ियों को जानना अभी अनिवार्य हो जाता है। और मैंने जो अनुभव किया है, जो समझा है, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने अनुभव नहीं किया है उसके बारे में वर्णन भी नहीं करता हूँ। आप इस पिक्चर को आप देखिए, ये पीपल का वृक्ष है, या बैनियन ट्री है, या फाइकस रिलीजियोसा है। इस पिक्चर को बहुत मान्यता दी गई है, क्योंकि ये एक ऐसा वृक्ष है जो पूरे दिन 24 घंटे ऑक्सीजन बनाता है, और आपको वही ऑक्सीजन हमेशा के लिए चाहिए, उसके बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता है। और जब तक कि ग्लूकोज बराबर है, पानी बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है, आपका उद्धार हो सकता है, नहीं तो नहीं। अब जहाँ नाड़ियों की बात है तो अलग किस्म के लोग नंबर कहते हैं, और मैं मानता हूँ कि 72,000 नाड़ीज का मैंने अनुभव किया है, मगर उसकी पूरी डिटेल में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सटर्नल नाड़ी या बहरंग के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले जो नाड़ी मेरे मन में आती है वो ईड़ा नाड़ी है, वो लेफ्ट सिंपैथेटिक कार्ड है। पिंगला नाड़ी है, राइट सिंपैथेटिक कार्ड है। और सुषुम्ना है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अंदर ही गंधारी है, उसके अंदर ही बाकी सारी नाड़ियां हैं जिनका वर्णन मैंने यहाँ पे किया है। उनको दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि उनके विषय में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मगर जो अंदर चीज़ है, अब ये सिर्फ सुषुम्ना नाड़ी तक ही है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तक ही, बाकी के बारे में फिक्र मत कीजिए। मगर सुषुम्ना के अंदर जब आप जाएंगे, उसकी जो परिभाषा है, जो समझ है, जान है, पहचान है, मैं उस पर, क्योंकि अंतर ध्यान में वो काम आती है। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो वाहिनी नाड़ी है, उसके बाद सूर्य नाड़ी है, उसके अंदर चंद्र नाड़ी है, उसके अंदर ब्रह्म नाड़ी है। यही सतचक्र निरूपणा कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये वर्णन है, सतचक्र निरूपणा में भी है और बाकी चीज़ों में है। जो वाहिनी नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी जो हैं, ये हकीकत में क्या चीज़ें हैं, मैं अब उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब जिस्म के हिस्से हैं। अगर इसको आप जिस्म के अंदर, तन के अंदर महसूस करेंगे तो ये आपका कल्याण हो सकता है, नहीं तो नहीं। इसलिए कितने भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए परफेक्ट नॉलेज का होना अनिवार्य है। अगर आपको परफेक्ट नॉलेज है तो आपकी एक्सपेरिमेंट भी संपूर्ण होंगे, ज्ञान वैसे ही होगा। अगर ज्ञान ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैं दुनिया का स्पिरिचुअल साइंस के लिए कह रहा हूँ, ये ज्ञान सिर्फ अनुभव करने के लिए नहीं, ये तो पूरी साइंस को समझाने के लिए भी है। मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, रिसर्च स्कॉलर है, सबको जो संपूर्ण ज्ञान देने चाहिए। इसमें स्पिरिचुअलिटी और साइंस को अलग मत सीखिए, दोनों एक ही हैं। और जब दोनों एक होंगे तो आप संपूर्ण बन सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड मत कीजिए। आप में स्पिरिचुअल और साइंस दोनों एक तरीके से संपूर्ण दिव्यांग के आधार पर, अखंडता के आधार पर, आपको किसी में भी कोई कमी पेशी नहीं होगी। अब ये मैंने जो अनुभव 91 का दिखाया था, जो शुरू में किया था, अब जहाँ पे मैं एक विषय लाना चाहता हूँ जो ऊपर है, क्योंकि मेरा अनुभव इसलिए था क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट करके गया हुआ था। तो जो मेरी कुंडलिनी है तो वो उस समय हाजमे का काम कर रही थी, जैसे समाना प्राणा का काम हो रहा था। और जहाँ पे भी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो कुंडलिनी वही जाके करती है, क्योंकि उसको आपको बचाना है। फिर वहाँ से आपके खींच के ऊपर ले गए हैं तो आपकी डाइजेशन भी खराब हो गई है, उड़ाना पड़ाना शुरू कर दिया है, तो गलती तो होनी थी। इसलिए मैं कहता हूँ ये मत कीजिएगा। तो खाने के बाद आराम कीजिए और फ्री टाइम पे एक्सरसाइज कीजिए। उसके बाद ही सोच काम साफ कीजिए कि ताकि आपकी शक्ति साथ ही उस स्थिति पे चली जाएगी। उसके बाकी के जो काम हैं, खास करके खाने पीने के, उसके बाद में समय छोड़िए। यही योग विद्या के लिए इम्पॉर्टेंट है। कम से कम आधे घंटे का सफ़र तो दे दीजिए, क्योंकि जो इनिशियल प्रोसेस है वहीं पे करना चाहिए। इसलिए मैं ये दोबारा दिखा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं कि जब 93 में मैंने ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का अनुभव किया था, वो नेक्स्ट स्टेज था।
आप इसे मैं सुषुम्ना नाड़ी वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ी हुई है। जैसे मैंने लेफ्ट लेफ्ट में वर्टिब्रल कॉलम है, सुषुम्ना नाड़ी, और ब्रेन स्टम ऊपर है, वर्टिब्रल कॉलम दूसरी। ये सुषुम्ना नाड़ी वर्टिब्रल कॉलम ही है। उसके अंदर सब ड्यूरल स्पेस है जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड चलता है। वो ड्यूरा मैटर पायोमीटर के बीच का जो है वही वाहिनी नाड़ी है। और पहले जो टेस्टोस्टेरोन है ओजस है, तेजस में बदल के पहले वाहिनी नाड़ी में ही चलता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको संतुलन देता है, शक्ति देता है। शायद वहीं पे बावमार बड़ा काम करता है कि आपको ओजस को तेजस में बदलना है, टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में बदलना है, वो वाहिनी नाड़ी से ही ऊपर जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं ब्रह्मचारी ये होना चाहिए कि हर चीज़ की एक सीमा है। और मैं उस लोगों को ब्रह्मचारी नहीं कहता हूँ जो शादी भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं है। शादी कीजिए, धर्म के साथ कीजिए, मगर हर चीज़ जरूरी है। कंप्लीट सेलिब्रेसी भी खराब है और ज़रूरत से ज़्यादा वामामार भी खराब है। हर चीज़ का संतुलन है, वो जान जाएंगे तो आप वाहिनी नाड़ी का इस्तेमाल कर पाते हैं। मगर वाहिनी नाड़ी के अंदर जो स्पाइनल कार्ड है, उसको जो बाहर का वाइट हिस्सा है आप नीचे देख रहे हैं, उसे ही सूर्य नाड़ी कहा जाता है। और उसके अंदर जो ग्रे मैटर है उसे मैं चंद्र नाड़ी कहता हूँ। जिसके अंदर ही सेंट्रल कैनाल आप देख रहे हैं, वही जीवन का सत्य है। और जब ये चीज़ आप समझ लेंगे तो आप समझ लेंगे कि जो वाहिनी नाड़ी सब ड्यूरल स्पेस है और जो स्पाइनल कार्ड वाइट मैटर है वो सूर्य नाड़ी है, जो ग्रे मैटर है वो चंद्र नाड़ी है। उसके बाद जो सेंट्रल कैनाल है, गुहेम है, वही ब्रह्म नाड़ी है। वो नीचे से शुरू होकर वेंट्रिकल के ऊपर तक चला जाता है। जब वेंट्रिकल में चला जाए तो मैं उसे वैकुंठ कहता हूँ कि वहाँ पे ही ब्रह्मा विष्णु महेश अंतरात्मा की तरह अंतरात्मा आपको वो तीनों के तीनों दर्शन करवा देती है। आप वो देखते हैं तो आप पीनियल ग्लैंड से अंतरात्मा को देख सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्लू वायलेंट एनर्जी है। मैंने किया है, मैंने दिखाया हुआ है। आप ईडा पिंगला सुषुम्ना क्या चीज़ हैं, आप इसके विषय में थोड़ा आगे चलते हैं। आप सतचक्रा निरूपणा ईडा पिंगला के बारे में जो वर्णन करते हैं उसे मैं दिखाने की कहती हूँ। बीच में जो मेरू माउंटेन है वो वर्टिब्रल कॉलम है। उसके लेफ्ट एंड राइट में जो दो चेन्स हैं, जिसे एक को शशि या ईडा कहा जाता है, दूसरा को मिहिर या पिंगला कहा जाता है, तो उसे मैं कहीं ना कहीं लेफ्ट एंड राइट पैरावर्टिब्रल सिंपैथेटिक चेन के साथ जोड़ के दिखा रहा हूँ कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही है। ईडा एंड पिंगला का जो वर्णन है वही है, वही सतचक्रा निरूपण दिखाने, वही मैं साइंस के माध्यम से आप दुनिया को दिखाने की चाह रहा हूँ। ये समझ लेंगे तो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसका तभी होना चाहिए जब इसकी आवश्यकता है। सेक्रल पैरासिम में ओजस है और क्रेनियल में पैरासिम्पैथेटिक है, तेजस है। ओजस मूवमेंट है, मूवमेंट ठीक है, मगर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो संतुलन, जितनी भी टेंशन, एंग्जाइटी, न्यूरोसिस हैं, जितनी भी टेंशन्स हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, वो ईडा पिंगला के साथ ही जुड़े हुए हैं। सिंपैथेटिक ओवर एक्टिव से भी जुड़े हैं, एड्रिनल रश से जुड़े हुए हैं, डोपामिन से जुड़े हुए हैं, कैटेकोलामीन से जुड़े हुए हैं। मैं यही दिखाने की सोच है। आप उनको फिर ठीक करने के लिए आप ड्रग्स दे के उनको ख़त्म कर देते हैं, मगर उनकी सोचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। शायद इसलिए मैं ये कहता हूँ इसके पीछे मत पड़ो, छोड़ दीजिए। आप वही चीज़ मैंने वर्टिब्रल कॉलम में दोनों तरफ दिखाया है कि थोरेसिक 1 से लंबा 2 14 सेगमेंट हैं स्पाइनल कार्ड के, जिसमें से 28 नर्वें उठती रहती है, आप चीज़ देख सकते हैं। और उसमें से 45 गैंग्लियन हैं। 45/20 आप देखा तो वो देवियंग ही है। इट्स अ ब्यूटिफुल ऑन दैट पार्ट। तो ईडा पिंगला की शुरुआत जो सुषुम्ना के साथ तीनों मिल के आती हैं, वो दिव्यांग के आधार पे ही है। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ का वर्णन मेरी किताब मेडिकल कॉलेज में 69 में ही मैंने पढ़ी थी। बेस्ट एंड टेलर में इसकी सबसे पहले पिक्चर देती थी, जिसमें गैंग्लिया निम्पार नीचे दोनों को बताते हैं, मगर आज की किताबें नहीं दिखाती हैं। इसलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि यही जीवन का सत्य है। लेफ्ट एंड राइट दोनों मिलकर मूलाधार में है। तो ईडा पिंगला सुषुम्ना जो भी है वो कहीं ना कहीं मूलाधार से ही शुरू होती है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं सुषुम्ना नाड़ी, जो वर्टिब्रल कॉलम का मैंने उसका जिक्र पहले भी किया था, अब दोबारा करना चाहूँगा। अब उससे सचक्र निरूपणा ये कहा था कि बीच में जो है उसमें ही मध्य नाड़ी है, उसमें सुषुम्ना है, उसमें ही सारे गुण हैं, उसमें चंद्रन है, उसमें सूर्य है, उसमें निरूपणा है, वो द्वितूरा की तरह है और हर पुष्प ग्रंथि की तरह उसकी फ्रेग्रेंस है। अब जो मैं आप समझा रहा हूँ वो इसके वर्णन में सुषुम्ना नाड़ी के बारे में ही है। अब जब एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी और आज की मॉडर्न साइंस दोनों एक हो जाते हैं तो उसमें संपूर्णता आ जाती है। इसलिए जो गंध की बात, सुगंध की बात हो रही है, वो मूलाधार चक्र के साथ ही हो रही है, क्योंकि इसका वर्णन जब है पेरिनियम के एंडोक्राइन ग्लैंड से आती है, जिसमें स्मेल होती है, फेनोम बनते हैं। अब वहाँ पे स्मेल, अर्थ, मूलाधार सब जाके भी इकट्ठे हो जाते हैं। वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे वो प्लैनेट्स हों, चाहे ये जिस्म के हिस्से हैं, जो भी हैं, ज्ञान अलग अलग है। अब सब ज्ञान को इकट्ठा करके एक सूत्र में सारे 108 मनकों को डाल के अखंड सूत्र के माध्यम से दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही जीवन का सत्य है, इससे अलग नहीं है। जब तक आप संपूर्ण नहीं देखते कि आप में संपूर्णता नहीं आएगी। ये जीवन का सत्य इसमें भी है, हजारों साल पहले इसका वर्णन है। मैं उसे आज मॉडर्न साइंस के माध्यम से वो एविडेंस दे रहा हूँ जो शायद आप लोग कहते हैं कि भारतीय ब्राह्मणों का ज्ञान बहुत बढ़िया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उसको नए तरीके से दिखाने की कोशिश करें। गणित विद्या की शुरू जीरो सृष्टि के बनने से पहले थी। गणित भी हमने दिया है, मंत्र भी हमने दिया है, यंत्र भी हमने दिया है, तंत्र भी हम दिया है। हमने जो दिया था वो पहले भी संपूर्ण था, आज भी संपूर्ण है, कल भी संपूर्ण होना। अब उसे आज की भाषा में दिव्यांग के माध्यम से, जो नया कंसेप्ट तो नहीं है, पुराना है, मगर उसको मैथमेटिकली कंक्लूड करने का सौभाग्य मुझे मिला है। उसके आधार पे हर चीज़ को एक सूत्र में डालकर, और मैं जानता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो काफ़ी तेज़ है, मगर आपको एक एक वीडियो को भी शायद 5-10 बार देखना पड़ेगा ताकि आपको संपूर्ण ज्ञान हो, उसके बाद ही आप अनुभव कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब यही चीज़ मैंने इसमें तीनों में दिखाया, इसमें सुषुम्ना भी है, ईड़ा भी है, पिंगला भी है, सारे के सारे अनुभव 93 में ही मैंने कर दिए थे। अब सुषुम्ना नाड़ी को जैसे मैंने कहा था, उसके अंदर वाणी नाड़ी है जो सब ड्यूरल स्पेस है। उस चंद्र के उसके 12 सनरेज दिखाते हैं। चंद्रन की ग्रे मैटर है, ब्रह्म सेंट्रल कैनाल है, अंतर इंटरनलाइजेशन। अब उस पिक्चर को भी मैंने बनाया है ताकि आप अंदर में जो लाल है वही अंतरात्मा है। ये चीज़ एक ग्राफिक तरीके से मैंने दिखाने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं कि अब जिस पेरिफेरल सिस्टम को जानना है, इसमें ये दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो सर है उसमें 22 बोन्स हैं सर और फेस में, जिसमें 21 बने हुए हैं, एक खुला है वो मैंडिबल है, और बाकी सारा ये वर्तन है। जिसे समझ लेंगे तो आप कुंडलिनी, चक्रास, नाड़ीज और अंदर के प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे मैंने वाहिनी नाड़ी का वर्णन किया था, आप जैसे कहें कि जो सब ड्यूरल स्पेस है वो अंत के अंदर ही ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हैं। जब उससे एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी कहिए, ओजस कहिए, टेस्टोस्टेरोन चल करके ईस्ट्रोजन में बदलती है, तो वो दिमाग, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के आगे पीछे आ जाती है, उसको एक संतुलन लगा देती है, एक धारणा लगा देती है। वो जो शक्ल है आप मेज में देख सकते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो आदमी ब्रह्मचारी है, जिसे सत्य उपयोग है, अगर उसने टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में, ओजस को तेजस में बदला है, उसकी सोचने की शक्ति, देह की शक्ति बहुत पावरफुल होगी। उसमें देखा जाए तो मैं हनुमान जी को सबसे ज़्यादा मानता हूँ कि उनमें वो शक्ति थी। वो सोचते भी थे, जानते थे भी, पहचानते भी थे, मगर उनमें बाहरूनी शक्तियाँ थी, मगर अंदर की वो शक्ति नहीं थी जो हमें देखनी है। अब इस चीज़ में वाणी नाड़ी का वर्णन कौन से शस्त्र में दिखाया गया है, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब सवाल आ जाता है अंतरात्मा, और मैंने शुरू में बताया है, अब दोबारा बताना चाहूँगा, जो हमारी अंतरात्मा है, इनड्वेलिंग सोल है, उसे मैं अदिति मानता हूँ। वो हीलियम 4 है, वही चीज़ दिखाने। और ये हीलियम 4 जो है
वो सूर्य भगवान के अंदर है। अब इस चीज़ का वर्णन ऋग्वेद में ये कहा गया है कि अदिति दाक्ष की माँ भी है, दाक्ष की बेटी भी है। शायद उस वर्णन को लोग समझ नहीं पाए थे, मगर उपनिषद में कहा जाता है अदिति अदित्या की माँ भी है, अदिति बेटी भी है। ये वर्णन भी लोग समझ नहीं पाए थे। अब मैं जब जानता हूँ कि जब कुदरत मेरे साथ है, मैं कुदरत का हिस्सा हूँ, मुझे वो सवाल उठाने चाहिए ताकि कुदरत से मुझे वो जवाब मिल जाए कि जो हमारे ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि और अखंड ऋषियों ने लिखे थे उसके पीछे उनकी क्या सोच थी। मगर इसका वर्णन आकाश कोश में है, उसमें रिकॉर्ड है, प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है, फ्यूचर भी है। अब जब मुझे वहाँ आत्मा मुझसे वो जवाब दे पाती है, इसलिए मैं जब आत्मा से सवाल पूछा था तो उन्होंने क्या जवाब दिया था आप उसे देखते हैं। उन्होंने यही कहा था कि जो वॉइस ऑफ साइलेंस है, कुंडली इमॉर्टल है, यही अंतरात्मा है, इसे ना कोई जला सकता ना कटा सकता, जो भी है। ये वेद और उपनिषद दोनों में पाई गई हैं। और ऋग्वेद में दक्ष की माँ है जो राजा है, राजा की माँ भी वही है और बेटी भी वही है, और सारे देवी देवता उसी अदिति से ही निकले हैं। मगर उपनिषद में आदित्य को कहा कि जो आदित्य से निकली हैं उसकी माँ भी वही है, अंतरात्मा ही है। अब तो मैं यही कहूँगा कि आदित्य को मैं हाइड्रोजन मानता हूँ और अदिति को हीलियम 4 मानता हूँ। अब मैं वो एलिमेंट लेवल पे आ गया हूँ कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो हाइड्रोजन है। शायद हाइड्रोजन बॉम्ब ही एक शक्ति का प्रतीक है, वही सूर्य भगवान की पहचान है। अब साइंस के माध्यम से हम आगे चलते हैं कि इसको मैं कैसे समझता हूँ और दुनिया को कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसे देखिए, ये साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। आदित्य हाइड्रोजन है, अदिति हीलियम 4 है। ये प्रोटॉन प्यूटन न्यूरल रिएक्शन जो कोर में चलता है वही दिखाने की कोशिश है। 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, वो कैसे फ्यूज़ होके हीलियम 4 बनाते हैं, फिर हीलियम 4 कैसे डिफ्यूज़ होके हाइड्रोजन, ये जो साइकिल है हाइड्रोजन टू हीलियम, हीलियम टू हाइड्रोजन, वो जो हाइड्रोजन है वो आदित्य है, जो हीलियम पहले बनती है उसकी बेटी है, जो यहाँ से फिर हाइड्रोजन बनता है वो उसकी माँ बन जाती है। अब ऋग्वेद का ज्ञान दक्ष की माँ ये है और उपनिषद की वो है। अब इसके आधार पे साइंस के माध्यम से समझाने मेरे लिए आसान हो गया है। यही ज्ञान हमें दुनिया को देना है कि संपूर्णता जो स्पिरिचुअलिटी थी ने मेरे ज्ञान को एक सूत्र में डाल के 108 सूत्रों में, मनकों में, नई भाषा, नई परिभाषा, नया अखंड सूत्र देने का सौभाग्य मुझे मिला है। अब उससे ही ये सारी वीडियोस निकल के आ रही हैं। अब आगे चलते हैं। ये जो कुंडलिनी बनी है जो सूर्य भगवान से आती है वही हमारी इंडस्ट्री, जैसे आत्मा भी कही, अंतरात्मा भी कहिए, अदिति भी कहिए, हीलिंग 4 भी कहिए, और मैं कुंडलिनी भी ही मानता हूँ। ये कोई अलग एनर्जी नहीं है। अब उसके डिस्क्रिप्शन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ वही है, इसे समझ लेंगे तो आगे चलना आसान हो जाएगा। अब सतचक्र निरूपणा में इसकी शक्ल शंख की तरह बनाई गई है और शंख की रेशियो जो है 1.1.61 है। मगर ये जो शिवलिंग के आगे पीछे चलती है एज एक्सपेंडेड वन, वो पाई की तरह है, 22/7 है। और जो 22/21 है ब्रह्मंत्र है, वो उसका 1/3 हिस्सा है। अब ये ज्ञान भी आप देख लीजिए कैसे शंख 1.6180 है और कुंडली अराउंड पाई की तरह है, और ब्रह्मांक 1/3 पाई है, 22/21 है। अब यहाँ पे देखिए गणित विद्या पुरानी और नई एक आके दुनिया के सामने पेश हो रही है, और जो समझ जाएंगे वो इसके आधार पे आगे बढ़ने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये जो पुरानी विचारधारा है वो संपूर्ण थी, उन्होंने दिया है, दिखाया है, और मेरे लिए आसान हो गया कि दोनों को अब एकत्रित करके दुनिया के सामने नए तरीके से पेश किया ताकि उसमें अखंडता हो। शायद इसलिए ही दिव्यांग और अखंडता को मुझे दिया गया है, क्योंकि मैं दोनों का संतुलन करके दुनिया को नया ज्ञान दूं जो हर बच्चा शुरू से लेकर अंत तक पूरी दुनिया में जाने। अब आ जाते हैं कुंडलिनी के अगले शंख का परिभाषा है, वही शारदा, वही त्रिवृत है। यही सतचक्र निरूपण क्या है कि उसके 3+ कॉइन्स हैं।
वो कुजा की तरह उसकी शक्ल है और वो बीच में है, और उसमें ही जो चीज़ें आती हैं उसके आधार पे ही हम अपनी कामनाएं और जीवन सुरक्षित बना सकते हैं। वही स्पिरिचुअलिटी दिखाने की करते हैं, वही आपको शांत बना देगी, ज्ञानी बना देगी, संपूर्ण बना देगी। आप अखंडता के साथ आगे चल सकते हैं। यही चीज़ सच्चक्र निरूपणा भी है, यही अखंड विद्याश्रम सत्य अखंड सूत्र के माध्यम से समझाने की। वही चीज़ आप नीचे देख सकते हैं कि दिव्यांक रेक्टेंगल जो 100 इंटू 100 161.80 है, वही शंख में है। तो ये शंख का वर्णन और इसका वर्णन और फाइबोनाची सीक्वेंस का वर्णन मुझे लगता है कि अपने आप में एक संपूर्ण एग्जाम्पल है, जो गणित विद्या भी आप मैं यंत्र मंत्र तंत्र के साथ जोड़ पा रहा हूँ ताकि वो संपूर्णता आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। जब मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि जहाँ कुंडलिनी भी है, एक महाकुंडलिनी है और एक महाकुंडलिनी है। जो कुंडलिनी है वो अदिति है, जो महाकुंडलिनी है वो गायत्री है, वो नियॉन 21 है। जो महाकुंडलिनी है वो आर्गन 40 है, आदि पराशक्ति, जिससे ही सारे निकले हैं। ये महाकुंडलिनी भी उसी से निकली है और मैं जानता हूँ कि कुंडलिनी उसी से निकली है। तो आदि पराशक्ति से चलते हुए गायत्री के माध्यम से आके हम अदिति तक आए हैं। वो जो 3 लीनिएज हैं वो भी जानना ज़रूरी है, फिर जाके आपकी साइंस वो संतुलन ला पाएगी, अखंडता लाएगी, जो इंसान के लिए अनिवार्य है। अब जैसे मैंने कहा कि कुंडलिनी भी आ गई है, इसका अनुभव मैंने 5 साल क्षेत्र में भी किया था और कुंडलिनी का भी किया है, महाकुंडलिनी का किया है और महाकुंडलिनी का भी अनुभव किया है। शायद इनके कारण मेरी सोच समझ पूरी सृष्टि के साथ जुड़ी है, क्योंकि तीनों आत्मा मेरे पीछे हैं जब मैं उनकी गोद में बैठा हूँ। तो उसके आधार पर शायद मैं जो ईजी दिखा रहा हूँ ओपन आइज के साथ है, वो 8 हर्ट्ज, क्योंकि वही वाइब्रेशन आइनोस्फीयर की है, वही शूमेन रेजोनेंस की है, वही अखंड सूत्र की है कि उसका 7.83 टू 8.73 तक होना चाहिए। वही 8 और 8.5 मैंने दिखाया है, आंखें बंद करके 8.5, आंखें खोल के 8। तो अब वो सृष्टि और मैं सब एक बराबर हो चुके थे, इसलिए शायद इसको जानने और पहचानने का मौका मुझे आसानी से मिल गया था। अब आगे चलते हैं। अब जो मैंने पहले कहा कि जो बाहर के हिस्से हैं, जो अंदर है सॉलिड मैटर है, फिर वाइटल ब्रेथ है, फिर माइंड है, इंटेलिजेंस ब्लिस है, या जिसे हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंद, ये बाहर के हिस्से हैं। ये भी जानना जरूरी, इससे ही आपको पूरी दुनिया का ज्ञान मिल सकता है। मैं उन लोगों से भी सहमत नहीं हूँ जो कहते हैं कि बाहर की दुनिया बेकार है। अब स्पिरिचुअल लोगों का कहना है कि रूह आत्मा सब कुछ है, बाकी साइंस बेकार है, और साइंस वाले कहते हैं कि सॉलिड मैटर बेकार है, वो बेकार है, मेटाफिजिकल बेकार है। और मैं जानता हूँ कि दोनों ही सत्य हैं। जब दोनों को समझेंगे तो ही आप संपूर्ण बन सकते हैं, नहीं तो आप सब में लड़ाई होती रहेगी। यही होती आ रही है और होती रहेगी जब तक कि लोग अखंड विद्या के इन वीडियो को संपूर्ण तरीके से समझेंगे, अनुभव करेंगे, तो वो सारे डिफरेंसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब आते चलते हैं, जैसे मैंने तैतृय उपनिषद के कहा कि ये सब अंदरूनी की तरफ हैं। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर वाणी नाड़ी है, उसके बाद सूर्य नाड़ी है, उसके बाद चंद्र नाड़ी है, उसके बाद ब्रह्मा नाड़ी है, उसके बाद ही वैकुंठ है। ये जो अंदर का अनुभव करेंगे तो एक्सटर्नल और अंदर सब एक हो जाएगा। तो आप 10 लेवल ऑफ कुंडलिनी के शीत की बात कर सकते हैं, 5 बाहर के, 5 अंदर के, फिर जाके आप में संपूर्णता आ सकती है। वही दिव्यांग का एक 10 स्टेजेस की है। आप जब अंदर आएंगे, जो अंतरात्मा मूलाधार से ब्रह्म ग्रंथि को तोड़ के ब्रह्म नाड़ी के माध्यम से वेंट्रिकल में आ जाएगी, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, उसमें आप सारे 10 चक्रों का अनुभव भी कर पाएंगे। मगर खूबी की बात यह है, जो न्यूरोकॉर्टेक्स की 3 आउटर लेयर के, जिसके बारे में न्यूरो साइंटिस्ट को पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है, मगर अंदर से उसको एक्टिवेट करके उसको एक एंटीना की तरह बना के आकाश को उसके साथ जोड़ देती है। जब वही होगा तो आप 8 हर्ट्ज अल्फा फ्रीक्वेंसी थ्रू पूरे दिमाग में बना सकते हैं। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंतर ध्यान होने के बाद ही आप सृष्टि को अपने जिस्म के अंदर देख सकते हैं, जान सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके आके अपना जिस्म ही
कितने जीवी का होगा आप वर्णन भी नहीं करते, सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं जानता हूँ जब मैं पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस भी करता हूँ तो अल्फ़ा की पावर इतनी बढ़ जाती है कि जितना भी पॉसिबल है उससे बाहर ही चली जाती है, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। क्योंकि आप में सिर्फ अपनी भाषा नहीं है जो दुनिया की है, मैं उसमें तो अपनी भी है, अदिति की भी है, गायत्री की भी है, आदि पराशक्ति भी है, तो कितनी पावर होगी। और उसे ही मैं तपस्या समझता हूँ। मगर अगर आप संतुलन में हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो मुश्किल काम हो जाएगा। गामा स्पिरिचुअलिटी नहीं है, 8 हर्ट्स विथ आइज ओपन ही स्पिरिचुअलिटी है। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। अब इसके आधार पे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट करके पूरे दिमाग को एक में बना देता है। एंडोक्राइन सिस्टम एक बना देता है, पूरा नर्वस सिस्टम एक बन जाता है। आप कुदरत की तरह बन जाते हैं। जब वो संतुलन होगा, वो अगला स्टेज है, सारे के सारे 64 पार्ट एक इकट्ठे बन जाते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, सच्चित आनंद की भाषा बोलते हैं। जब आप सच्चित आनंद के पास आ जाएंगे तो कुदरत की हर चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। उसे ही मैं एनलाइटनमेंट, एम्पावरमेंट कहता हूँ। जो परफेक्ट नॉलेज है वही है। शायद उसे ही हितोपदेश में विद्या ददाति विनयम विन्यात जाति पात्रतम पात्रतम च धन उत्पत्ति धर्म सुख। अगर दुनिया में सुख है तो इम्पेकेबल विजडम का होना ज़रूरी है। वो 2 पंक्तियाँ मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन का आधार बचपन से आज तक बने हैं। मैं उसे आज भी दुनिया के सामने यही कहता हूँ, विद्या ददाति विनयम। विद्या आपको बहुत सिंपल बना देती है, आपको नम्रता दे जाती है। जब नम्रता, आप पूरी दुनिया को एक जैसा बनते हैं। उनको स्किल के हिसाब से इस्तेमाल करने से आपके पास धन की उत्पत्ति होती है। जहाँ धन होता है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं सुख है। अगर हमें दुनिया में सुख सबके लिए चाहिए तो हमें सबसे पहले ज्ञान ही देना है, विज्ञान प्रज्ञान अखंडता ही देनी है। मैं वही देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसके आधार पे मैंने ये भी कहा है कि 4 किस्म की ब्रेन वेव्स हैं। जो बीटा है वो फ्लक्चुएटिंग माइंड है, जो आम आदमी की जागृत स्थिति में होती हैं। 12+ है, जैसे मैंने अपने PhD में यही दिखाया है। मगर जो संतुलन है वो अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी है, जो तुरीय के साथ जुड़ा हुआ है। वो 8 हर्ट्ज़ के पास होगा तो सबसे बेहतरीन होगा। अगर आप थीटा में आ जाते हैं जो 8 और 4 के बीच में है, तो वो आप वेकिंग स्टेट या तुरीय स्टेज से स्लीपिंग की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जिसे मैं कहीं ना कहीं उसी बीच में आपको सपने वगैरह भी आना शुरू हो जाते हैं कि वो ट्रांजिशन वैसी है। और डेल्टा इज डीप स्लीप है, वही छा के साथ आप ओम को या सुष्मिता को, जागृत, स्वप्न, सुष्मिता और तुरिया, इन्हीं सब चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मुझे तुरिया की बात करनी है तो अल्फ़ा ही है। अब उसी चीज़ को मैंने दिखाने की कोशिश करी कि मैं कर सकता हूँ, किया है। और मैं साइंस को माध्यम से देना चाहता हूँ कि ये सोच विचार नहीं है, ये इक्विपमेंट को मैं नहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो मेरी एक्टिविटी दूसरे करते हैं, फिर वो रिकॉर्ड निकाल के मुझे दिख रहे हैं। मेरा काम ही कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ बैठना है, वो चीज़ें दिखानी हैं, करनी हैं, उसका अनुभव दुनिया को दिया जाता है। यही जीवन का सत्य है। जब साइंस उस तरीके से आया है कि आप ऑब्जेक्टिव बन जाए, आप जब तक कि अगर आप सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो संपूर्ण नहीं होने चाहिए। शायद न्यूरो साइंटिस्ट की प्रॉब्लम क्या है, उनके पास सब्जेक्ट नहीं है। जिन्होंने मेडिसिन न्यूरो कॉर्टेक्स के 3 ऑटोनॉम का इस्तेमाल किया है, उनके पास वो भी सब्जेक्ट नहीं है जो उसके आधार पर कुदरत के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनको गलत नहीं कह सकता, मगर यही कह सकता हूँ आपके पास सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर सब्जेक्ट होते, मेरी तरह होते, तो ये हो जाता। मगर मैं आपके पास नहीं हूँ, आप मेरे पास नहीं है, तो मैं अपने तरीके से दिखा रहा हूँ कि मैंने किया। तो सुनिए, आप इसे भी आप रिकॉर्ड में डाल सकते हैं। यही जीवन का सत्य है। अब आगे चलते हैं। तो अंत में पूरे के पूरे ज्ञान को मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें ईडन पिंगला जो सर्प की तरह है, वो बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। उसके अंदर आप वाणी नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी देख सकते हैं। ऊपर जाके आप वेंट्रिकल भी देख सकते हैं, ब्रेड को भी देख सकते हैं, माइंड को भी देख सकते हैं। और मॉडर्न साइंस के सिंबल और तंत्र विद्या के सिंबल दोनों को इकट्ठा करके और मॉडिफाई करके गणित विद्या डाल के मैंने दुनिया के सामने पेश। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इतना ही अगर हम समझ के आगे चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में
एक अखंडता का ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान सारी दुनिया के लिए अच्छा होगा। मुझे पता है कि मुझे कंप्लीट करने में समय लगेगा, मगर साथ में जितना लोग समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, सारा ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान एक जैसा हो जाएगा, उसमें सबका कल्याण हो जाएगा। मैं यही आशा करता हूँ, इसलिए ही मैं अपने तरीके से अपने अनुभव को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।